तैयार हो जाइए बाजार के भरपूर एक्शन के लिए। हफ्ते की शुरुआत करने के लिए उतने ही दमदार संकेत है जितना कि पिछले हफ्ते के अंत करने के लिए। तो सितंबर सीरीज की दमदार शुरुआत और आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। 12,000 की तरफ रफ्तार से बढ़ता हुआ बाजार कहां है आपके लिए कमाई के मौके, फोकस रहेगा यहीं पर। शेयर बाजार लाइव में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। अनिल जी, अगस्त के महीने का आखिरी दिन है और अब तक तो महीना शानदार रहा है। आज इस आखिरी ट्रेडिंग सेशन के लिए और हफ्ते की शुरुआत के लिए बड़ी बातें क्या हैं सर? दीप, देखिए डाउ के बाद डाउ फ्यूचर्स में भी उछाल है, तो दोनों ही तरफ बढ़िया तेजी का मौका बनता हुआ दिख रहा है। हालांकि डाउ जिस तरह से शुक्रवार को बंद हुआ उसका अंदाजा था भारतीय बाजारों के बंद होने वक्त अमेरिकी बाजार मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे थे और वैसी ही मजबूती दिखी भी। लेकिन डाउ फ्यूचर्स की मजबूती और ज़्यादा काम किए है हमारे लिए। और सबसे बढ़िया बात दीप ये भी है कि पूरे एशियाई बाजार उस पर रिएक्शन देते हुए दिख रहे हैं। जापान, हांगकांग, जहाँ आप नजर डालें हरियाली छाई हुई है एकदम फर्स्ट क्लास। ओके, फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस रिटेल एक बड़ी डील का ऐलान हुआ है वीकेंड पर और इस पर रहेगी नजरें, क्योंकि गेम चेंजर डील है रिटेल स्पेस के लिए। और देखते हैं आज स्टॉक्स में भरपूर एक्शन रहने वाला है, थोड़ी देर में विश्लेषण करेंगे। जीडीपी ग्रोथ आज आने वाली -25% उम्मीद के मुताबिक। अब देखिए क्या कुछ होता है। 25% नेगेटिव रहने की आशंका इस वक्त है। बैंकों के मोरेटोरियम की आज आखिरी तारीख है। अभी तक जो संकेत है लग नहीं रहा है कि आरबीआई इस मोरेटोरियम को बढ़ाने के मूड में है। तो आज के बाद ऐसा समझा जाए कि देश, दुनिया, इकोनॉमी, बैंकिंग में सब नॉर्मल होने की सिचुएशन और अनलॉक 4 भी आपके सामने आ चुका है। तो ये ढेर सारे ट्रिगर्स हैं जिन पर बाजार की आज नजरें रहेगी। बिल्कुल अनिल जी, ढेर सारे ट्रिगर्स हैं। बेहतरीन रुझान लग रहा है आज के सेटअप के लिए सर। तो इससे बढ़िया या इससे बेटर डे नहीं हो सकता था सर जो आज जी बिजनेस की नई इनोवेशन हुई है। ट्रेडर्स डायरी और मैं पूरा शो भी देख रहा था। बेहतरीन शो, बेहतरीन आइडियाज और ये जो फॉर्मेट करा है ये शानदार रहा है सर। इससे बाजार के पार्टिसिपेंट्स को कितनी मदद मिल सकती है, ये जो हमारी नई इनोवेशन रही है? दीप, कोशिश है कि कुछ अच्छा कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट आपके सामने रखा जाए रिसर्च के बेसिस पर। और फिर आप जो भी काम करते हो, चाहे ऑप्शंस में करते हो, फ्यूचर्स में करते हो, टेक्निकल्स अगर आपको पसंद है, फंडामेंटल्स पसंद है, इन्वेस्टमेंट करना हो, ट्रेड करना हो, खबरों के दम पर शेयरों में ट्रेड करना हो, आई थिंक इसके बाहर बाजार में कुछ छूटा नहीं है। जो हम दिन भर का एक एजेंडा लेकर अगर आप बाजार में आते हैं तो इस एजेंडा में वो सारे आपके पॉइंट्स आ जाते हैं जो आप बाजार में देखना, समझना और करना चाहते हैं। सबसे बढ़िया बात है कि इनमें से कोई स्टॉक ऐसा नहीं है जो आपको सर्किट पर खुलता हुआ दिखे या 10, 15, 20% ऊपर खुलता हुआ दिखे जिसमें आपके लिए मौके ही ना बने। तो हम कोशिश ये करते हैं आपके लिए एक्शनेबल ट्रेड हो, एक्शनेबल इन्वेस्टमेंट हो। दूसरी चीज़ आपके लिए क्वालिटी स्टॉक्स आए। तीसरी चीज़ रिसर्च के बेस पर आए। और चौथी चीज़ जो आप चाहें वो आपको मिले। मैं दर्शकों से भी निवेदन करूंगा आप अपना फीडबैक दें। कुछ फीडबैक मेरे को और सुबह ट्विटर के जरिए आ रहे हैं। आप सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर हमें फीडबैक दें। हम इस पहला दिन है, आई एम श्योर पहले दिन के हिसाब से कुशल और साथ ही आशीष और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम ने, ग्राफिक्स टीम ने बहुत अच्छा शो किया। नीट, क्लीन, बहुत दिखने में अच्छा, कंटेंट वाइज बेहतरीन ये नज़र आ रहा है। हमें पसंद आ रहा है, लेकिन हमारी पसंद आना नहीं आना उतनी मायने नहीं रखता जितना हमारे दर्शकों को पसंद आए या ना पसंद आए। तो आप अब भी कोई भी बदलाव, कोई भी अगर आप चाहते हैं परिवर्तन हो, प्लीज़ मुझे लिख भेजें। हम कोशिश करेंगे। जैसा एक फीडबैक मुझे आया कि इन्वेस्टमेंट पिक्स को थोड़ा और अलग तरीके से हाईलाइट करना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल आपका सुझाव सराहनीय। मैं देख भी रहा था कि जब हमने यूनाइटेड स्पिरिट्स सजेस्ट किया 585 पर 580 के स्टॉप लॉस के साथ, तो हम कोशिश करेंगे ट्रेडिंग पिक्स और इन्वेस्टमेंट पिक्स को थोड़ा और बेहतर करने के। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक आपका बहुत ज़रूरी है जिससे कि हम अपने आप को सुधार सकें, हमारे चैनल को सुधार सकें, शोज़ को सुधार सकें। आप हमारी फैमिली का हिस्सा हैं, हमारा पार्ट है। जो आपको पसंद आएगा वही चैनल की कोशिश होती है कि दिखाया जाए, उसी तरीके से दिखाया जाए जिस तरह से आप देखना चाहते हो। तो हम बिल्कुल बदलाव के लिए और जो जहाँ ज़रूरत है उन चेंजेस के लिए हम बिल्कुल तैयार। तो पहले दिन का प्रयास आई एम श्योर लोगों को पसंद आना चाहिए। अब भी इसमें आपको कहीं कुछ लगता है कि ये और बदलाव होने की ज़रूरत है, बिल्कुल प्लीज़ प्लीज़ रिक्वेस्ट है, लिख भेजें, हम कोशिश करेंगे। तो एक नया और अलग तरीके का शो हमने बनाकर आपके सामने रखने की कोशिश की। देखते हैं लोगों का रेस्पॉन्स कैसा आता है, देखते हैं। जी दीप।
बिल्कुल अनिल जी, और दमदार शुरुआत हुई है हफ्ते की हमारे एक दमदार शो के साथ, ट्रेडर्स डायरी। इस पर आप नजर रखिए और अपना फीडबैक जरूर हमें भेजिए। पर सर, इसके अलावा एक बड़ी डील की अनाउंसमेंट हुई ओवर द वीकेंड और इस पर हम चर्चा भी करना चाहेंगे। किस तरह से देख रहे हैं सर, अब जियो के बाद रिलायंस अपना रिटेल कारोबार बड़ी अग्रेसिवली बढ़ा रहा है, ये जो फ्यूचर ग्रुप के साथ डील है उसको कैसे देख रहे हैं आप? दीप, आपके इस सवाल का जवाब दूं उससे पहले ट्रेडर्स डायरी को लेकर एक बात और कहना चाहता हूं। आमतौर पर जो लोग टीवी करते हैं और जो हमने अब तक देखा है, कम से कम मैंने पिछले 15 सालों में जो देखा है, टीवी करने का तरीका ये होता है। आमतौर पर जनरल न्यूज़ चैनल्स जो टीवी करते हैं वो ये कहते हैं कि आज हम इस खबर पर खेलेंगे। उनका एजेंडा सेट होता है कि इस खबर को हम बड़ा करेंगे, इसको खेलेंगे, आज ये दिखाएंगे। उन्हें इस बात से लेना देना नहीं कि दर्शक क्या देखना चाहते हैं। सेम वो जो टेंडेंसी जनरल न्यूज़ से शुरू होकर वो काफ़ी हद तक बिजनेस न्यूज़ में भी आती है। आज हम ये दिखाएंगे, आज हम ये रिकमेंड करेंगे और आज हम ये सेक्टर या स्टॉक चलाएंगे। वो टेंडेंसी भी सही नहीं है। जितना वो सही नहीं है कि आज हम कोई सुशांत सिंह को खेलेंगे या आज कोई हम विकास दुबे को खेलेंगे। तो ये आप वो दिखाइए जो दर्शक देखना चाहते हैं। करेक्ट। तो इसी दिशा में हमने ये प्रयास किया कि ये नहीं कि हम क्या दिखाना चाहते हैं, हमने कोशिश ये की कि क्या आपके लिए अच्छा है और क्या आप देखना चाहते हैं। अगर इन दोनों चीज़ों का संगम हम कर लें तो फिर मुझे लगता है कि एक बेहतरीन शो बन सकता है। तो इस दिशा में एक कोशिश है, पहले प्रयास है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा, लेकिन इसके साथ ही कहना चाहता हूँ कि अल्टीमेटली आपकी राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। तो आप इसमें जो बदलाव, जो चेंजेस देखना चाहें ज़रूर बताइए। आइए अब आपको रिलायंस रिटेल और फ्यूचर की डील के बारे में वैसे विस्तार से 8:30 बजे वरिंदर बंसल हमारे साथ जुड़ेंगे, वो आपको बताएंगे ही। बेसिकली ब्रॉडली आप देखें तो दो जगह साफ साफ, तीन जगह साफ साफ ये डील पॉजिटिव नजर आती है। पहली रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए, क्योंकि उनकी साइज़ इतनी बड़ी होगी। और अगर आपने ध्यान से सुना हो कि जिस तरह से रिलायंस जियो मार्ट का पूरा इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आया और उसके बाद एजीएम में मुकेश अंबानी ने ये साफ कहा था कि अगला जो राउंड होगा इन्वेस्टमेंट का वो रिलायंस रिटेल में होगा। तो मैं वो सोच भी रहा था कि रिलायंस रिटेल में राउंड होने के पहले साइज़, और अब रिलायंस रिटेल इस एक्विजिशन के बाद वाकई में साइजेबल कंपनी हो जाती है। देखिए, विदेशी निवेशकों का बहुत क्लियर फंडा है। जो सबसे बड़ा वहाँ पर जिस बिजनेस में जो लीडर है वहाँ पैसा डालने में उन्हें बड़ा कंफर्ट मिलता है। तो मुझे लगता है कि रिलायंस इस दम पर, इस एक्विजिशन के दम पर, एक्विजिशन तो उनके लिए प्राइस के लिहाज से अच्छा है ही, वैल्यूशन के लिहाज से, लेकिन इसके अलावा मुझे जो आगे प्रोस्पेक्ट्स नज़र आता है वो ये। और अगर इसके बाद रिलायंस यहाँ से कम आने वाले समय में, ये आज या कल होने वाला नहीं है, लेकिन आने वाले समय में यहाँ से 250-300 रुपये रिलायंस में और तेज़ी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि अब जो नेक्स्ट राउंड शुरू होगा, कब होगा, कितना होगा, ये मेरी समझ और मेरे एनालिसिस के बाहर की चीज़ें। और स्पेशली जब जियो मार्ट में जिस तरह के पैसे आए उसको देखते हुए रिलायंस रिटेल में भी किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट्स आ सकते हैं। लेकिन ये जो नेक्स्ट राउंड शुरू होगा रिलायंस रिटेल में, विदेशी निवेशक आकर जो स्टेक खरीदेंगे, वो स्टॉक के लिए बेहद इंटरेस्टिंग होगा। तो मैं ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देख रहा हूँ, सिर्फ एक डील के बजाय। एक बड़ा मार्केट शेयर हिंदुस्तान में रिटेल का रखना, ये वाकई में हैंडी होगा रिलायंस के लिए, अगर वो रिलायंस रिटेल में अपनी स्टेक बेचना चाहते हैं, जिसका इरादा उन्होंने जताया। तो पहली चीज़ सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है रिलायंस के लिए। दूसरा पॉजिटिव है फ्यूचर ग्रुप की तमाम कंपनियों के लिए। पॉजिटिव इस लिहाज से कि जिस दाम पर ये स्टॉक सारे बंद हुए हैं उस दाम से इन्हें स्वैप रेशियो के लिहाज से प्रीमियम मिल रही है। इस लिहाज से बहुत पॉजिटिव नहीं कि ये बहुत अच्छे वैल्यूशन पर गए हैं। तेजी के मार्केट में अलग तरह के वैल्यूशन पर ये सारे ट्रेड करते थे। जितने में पूरी डील है उससे कहीं ज़्यादा फ्यूचर एंटरप्राइजेज अकेला ट्रेड किया करता था। लेकिन वक्त की बात है, और इस वक्त जो बेस्ट वैल्यूशन शायद मिल सकते थे फ्यूचर ग्रुप को वो यही थे। तो फ्यूचर एंटरप्राइजेज को छोड़कर बाकी सारी फ्यूचर ग्रुप की कंपनियों के लिए बेहद पॉजिटिव है। तीसरा जो पॉजिटिव है वो बैंक्स के लिए। हालांकि बैंक्स समझा जा रहा है कि एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन 40% के आसपास का हेयर कट लेकर अपने लोन को सेटल कर रहे हैं। लेकिन फिर भी ये है कि अब कुल मिलाकर हेयर कट है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि सेटल हो रहा है। जितना आना है, जो आना है, कम से कम पैसा आ जाएगा। उस लिहाज से माइल्डली सरकारी बैंकों के लिए पॉजिटिव, जिसमें बैंक ऑफ इंडिया का सबसे ज़्यादा एक्सपोजर है, तो ये बैंक्स के लिए हल्का पॉजिटिव आप मानकर चल सकते हैं। नेगेटिव एक ही है, और वो है फ्यूचर एंटरप्राइजेज लिमिटेड के लिए, जहाँ पर 17.5 रुपये पर डील हुई। स्टॉक ऑलरेडी ऊपर ट्रेड कर रहा है, नेचुरली नीचे आना है। सबसे बड़ी बात है कि इक्विटी डाइल्यूशन इतना बड़ा होगा कि स्टॉक के लिए संभालना मुश्किल होगा आगे कमाई के लिहाज से। तो और दूसरी चीज़ ये कि जो लोग स्वैप रेशियो को लेकर बहुत
अति उत्साहित हैं वो ये भी ध्यान रखें, स्वैप रेशियो जब आप फ्यूचर एंटरप्राइजेस से शुक्रवार की क्लोजिंग प्राइस पर तय कर रहे हैं 20 रुपये पे, लेकिन अगर फ्यूचर एंटरप्राइजेस नीचे के सर्किट पर ही लगा तो ये स्वैप रेशियो की प्रीमियम आपकी कम हो जाएगी। तो अंधाधुंध खरीदारी फ्यूचर ग्रुप के स्टॉक्स में खरीदना करना थोड़ा आपके लिए रिस्की हो सकता है। अब आज कल परसों 2-4 दिन में कब ये शेयर टॉप बनाएंगे ये कहना थोड़ा मुश्किल है, देखते हैं मार्केट का रिएक्शन क्या आता है। लेकिन अगर खरीदना है तो फिर इस पूरे डील के दम पर रिलायंस इंडस्ट्रीज ये एक खरीदना बनता है बजाय बाकी सारे स्टॉक्स के। जी दीप। बिल्कुल, तो बड़ी डील हुई है, इसके काफ़ी सारे एनालिसिस के पॉइंट्स हैं जो हम अभी कुछ ही देर में वरिंदर बंसल के साथ भी डिस्कस करेंगे। पर जैसे आपने अनिल जी ने आपको भी समझाया किसको फ़ायदा होता है, कहाँ पर आपको फोकस करना चाहिए, ये देखना ज़रूरी है। सर, ये तो एक बड़ी बात है ही। मार्केट्स के लिए एक और जो बड़ी बात है और उस पर नज़र है, आज शायद उस पर एक अहम बैठक भी हो सकती है। जो कैश स्टॉक्स के लिए नए मार्जिन रूल्स आ रहे हैं, इसको लेकर काफ़ी चर्चा है, काफ़ी विवाद है। कैसे देख रहे हैं सर, अगर ये कल इम्प्लीमेंट हो जाते हैं तो फिर इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है? दीप देखिए, आज से नए मार्क्स पार्शियली लागू हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा मुझे लगता है 1-2 दिन शायद कैश मार्केट के स्टॉक्स एडजस्ट करने की कोशिश करें। तो इंट्राडे ट्रेड्स के लिहाज से या जो स्पेशली जो BTST ट्रेड्स हैं वहाँ पर आपको थोड़ी सावधानी रखनी है, क्योंकि अपफ्रंट मार्जिन की ज़रूरत होगी। प्लस आपका अर्ली पे इन करने के बावजूद मार्जिन शायद 1 या 2 दिन अटकता हुआ नजर आएगा। मैंने जो 1-2 ब्रोकर से बात की उससे ये समझ में आया कि आप प्लेज करके अपने मार्जिन की रिक्वायरमेंट को कम कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज आपके लिए आज खरीदा और कल बेचा तो आपको पहले बाय पे मार्जिन देना होगा, फिर सेल पे मार्जिन देना होगा। अर्ली पे इन कर भी देंगे तो पे इन करने के और पे आउट करने के बीच का फ़र्क जो है समय का, वो आपके लिए बिना लिमिट का होगा। तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि देखते और स्पेशली देखिए वॉल्यूम तो आप डे ट्रेडर या पोजिशनल ट्रेडर्स की तरफ से होता है, इन्वेस्टर ने तो एक बार खरीद के छोड़ दिया। तो इन्वेस्टर्स के लिहाज से तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, उन्हें तो फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो लोग कैश स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हैं वो अपनी मार्जिन की रिक्वायरमेंट को अच्छे से समझ लें, अपने ब्रोकर से बात कर लें। 1-2 दिन 3 दिन 4 दिन जब तक कि सिस्टम समझ में ना आए थोड़ा सा शांति रखें और एग्रेसिव ट्रेड ना करें। पता चला कि आपने खरीदा और आप आज खरीदा और कल बेचने जा रहे हैं और उसमें पता चला कि आपके मार्जिन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा आ गई या नहीं दे पाए, पेनल्टी लग गई या फिर कुछ दिक्कत आ गई, तो वो प्रॉब्लम ना हो। तो मुझे लगता है 1-2 दिन ये मार्जिन वाले नए सिस्टम को सेटल होने देना चाहिए और बाद में फिर दीप कुछ नहीं होता, बाद में आदत पड़ जाती है लोगों की कि ठीक है अब हमें इसी मार्जिन सिस्टम के साथ जीना है। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 दिन या हफ्ते आप थोड़ा सा कैश मार्केट के वॉल्यूम्स पर असर आते हुए देख सकते हैं, उसके बाद लाइफ बैक टू नॉर्मल हो जाएगी। जी दीप। तो सर, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि आने वाले कुछ दिनों के लिए एफएनओ में ज़्यादा वॉल्यूम्स दिख सकते हैं, एफएनओ का पार्टिसिपेशन और ज़्यादा दिख सकता है, ये समझना भी सही रहेगा? हाँ, मतलब जिसको देखिए वो कहते हैं कि पानी अपना रास्ता खुद ढूंढ लेता है और पैसा भी वहाँ पहुँच जाता है जहाँ पर उसे कमाई के मौके हैं। अगर आप रियल एस्टेट में कमाई के मौके देखेंगे, सारा इन्वेस्टमेंट वहाँ पहुँचेगा। गोल्ड में तो गोल्ड में आप देखिए ETFs में सेकंड हाईएस्ट होल्डिंग हो गई गोल्ड में, तो जहाँ तेजी हुई वहाँ पैसा पहुँच ही जाता है। सिमिलरली अगर कैश मार्केट के स्टॉक्स में लगता है कि अगले 2-4 दिनों में मुश्किल रहने वाली है तो हो सकता है फ्यूचर्स में वॉल्यूम बढ़ जाए, लेकिन फ्यूचर्स की अपनी लिमिटेशंस और फ़ायदे हैं। कैश मार्केट में ट्रेड करने के अपनी लिमिटेशंस, अपने फ़ायदे हैं। दोनों को एप्पल टू एप्पल कंपेयर करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो मुझे लगता है दीप कि इसमें ज़्यादा ये देखना चाहिए कि अगले 2-4-5 दिनों में मार्केट अपने आप को नए मार्जिनिंग सिस्टम के हिसाब से किस तरह से एडजस्ट करता है। एक बार वो एडजस्टमेंट हो गया, लाइफ बैक टू नॉर्मल। फिर आपको पता है कि अगर मुझे कैश में ट्रेड करना है तो इतने पैसे रख कर करना है, इतना मार्जिन रख कर करना है, वो आदत हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से ज़्यादा से ज़्यादा ये हफ्ता अगर थोड़ा बहुत वॉल्यूम पर असर आया। पॉइंट सिंपल है कि मंदी के मार्केट में आप मार्जिन बढ़ाएंगे सबको तकलीफ है, तेजी के मार्केट में मार्जिन बढ़ता है, लोगों को दिखता है कि पैसा बन रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कोई आदमी 100 शेयर खरीदता है तो 100 के बजाय 50-75 खरीदेगा, उतना ही फ़र्क पड़ेगा, लेकिन वो खरीदने से रुकेगा नहीं। तो दिक्कत वो नहीं है कि कोई ट्रेड बंद हो जाएंगे, ट्रेड की क्वांटिटी कम हो जाएगी लोगों की, बस उतना ही है। तो उससे थोड़े से वॉल्यूम कम हो सकते हैं। तो मैं क्लोजली अगले 1-2 दिनों तक कैश मार्केट के वॉल्यूम्स देखने वाला हूँ।
बिल्कुल नज़र रहेगी इन नए रूल्स लागू होने पर बाजार पर क्या असर पड़ सकता है कैश मार्केट्स में। सर रोज के सेटअप की तो हम बात करते हैं और उसमें आजकल हम देख भी रहे हैं कि ग्लोबल सेटअप काफ़ी शानदार रहा है, पर इतने सारे ग्लोबल क्यूज समझने के लिए एक बड़ी आवाज़ की भी मदद लगेगी। सर क्या करना चाहिए उसके लिए? बिल्कुल, और उसके लिए आज आज नहीं, माफ़ कीजिएगा, कल कल पहली तारीख है। एबी ऑफ ग्लोबल मार्केट्स अजय बग्गा साहब वो कल हमारे साथ जुड़ेंगे, और जैसा ही मेरा वादा है, और वादा मेरा है पूरा बग्गा साहब करते हैं, तो कल 11 से 11:30 बजे अजय बग्गा साहब से ग्लोबल ज्ञान लेना ना भूलें। दीप बोल्ड और बेहतरीन आवाज़ वो हैं, और जो मेरी कैलकुलेशन बता रही वो ये, क्योंकि डाउ अपने लाइफ टाइम हाई से 900 पॉइंट दूर है और 28,500 के आसपास है, 28,700-600 के आसपास, और मुझे लगता है ये बहुत जल्दी 30,000 की तरफ बढ़ने की तैयारी में, तो नया हाई 30,000 का डाउ में दिखने की तैयारी में। तो डाउ में यहाँ से भी 1,500 पॉइंट की तेज़ी साफ साफ नज़र आती है। तो इस तेज़ी पर मुझे बग्गा साहब से ढेर सारे सवाल करने हैं, और बग्गा साहब की जो कुछ खूबियाँ और खासियत हैं वो तो आपके सामने लाएंगे। तो उनका ग्लोबल ज्ञान, पूरी नॉलेज हम आपके सामने निचोड़ कर लाने की कोशिश करेंगे। 30 साल का अनुभव 30 मिनटों में पूरा होगा। तो कल एबी ऑफ ग्लोबल मार्केट्स 11 बजे, ये महीने का पहला दिन, और वादे के अनुसार आपको बग्गा साहब से कराएंगे मुलाकात। बिल्कुल अनिल जी, तो जितना शानदार ग्लोबल एक्शन है वो सब आपको समझाएंगे। बग्गा साहब कल हमारे साथ जुड़ेंगे, उस पर भी नजर रखिए। तो बग्गा साहब तो कल जुड़ रहे हैं सर, पर आज के अगर सेटअप की बात करें तो शानदार ग्लोबल क्यूज एक बार फिर से आते हुए दिख रहे हैं, और बाकी भी अगर ज्यादातर सेटअप देखें तो पॉजिटिव या न्यूट्रल ही रखा है। सर कैसे देख रहे हैं आज के संकेत? जी हाँ दीपा, उम्मीद के मुताबिक अमेरिकी बाजारों में या उम्मीद से थोड़ी बेहतर तेजी होती दिखे, इसमें कोई डाउट नहीं कि जितना हम सोच रहे थे उससे कहीं ज़्यादा अमेरिकी बाजार मजबूती के साथ बंद हुए। लेकिन उससे ज़्यादा मुझे मज़ा आता है, देखिए जो बीती ताही विसार दे, जो हो गया वो तो भूल जाओ, लेकिन आज क्या और आज क्या और कल क्या, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसे में मैं है ना डाउ की क्लोजिंग से ज़्यादा अहमियत डाउ फ्यूचर्स को देने लगा हूँ। और डाउ फ्यूचर्स अगर 160 अंक मजबूत है तो इसका मतलब ये कि जो कल हुआ वो तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन आज रात को जो अमेरिका में होने वाला वो और भी बेहतर है। और यही वजह कि आप देखिए, जब आपके पास दोनों संकेत मजबूती के हों, शुक्रवार और सोमवार सुबह को, तो फिर जो तेज़ी आपको हांगकांग में दिख रही है, जो तेज़ी आपको जापान में दिख रही है, वो काबिल तारीफ है। उस लिहाज से अगर हम 57 पॉइंट ऊपर एसजीएक्स निफ्टी पर दिख रहे हैं तो मुझे लगता है कि हम कम तेज़ी के साथ दिख रहे हैं, थोड़ी और तेज़ी होनी चाहिए। तो मुझे लगता है ग्लोबल संकेत बहुत बेहतरीन है। डाउ में रीजिग हो रहा है, फिर से थोड़े बदलाव होने की कोशिश हो रही, कुछ स्टॉक्स बाहर निकल रहे हैं, ऐसे बढ़िया नाम, ये वक्त की बात है, अच्छे नाम आते जाते रहते हैं। डाउ में नए स्टॉक्स आ रहे हैं, नए स्टॉक्स आने से डाउ आपको वैल्यूएशन की लिहाज से महंगा दिखेगा। ठीक उसी तरह से जैसे हमारे यहाँ HDFC लाइफ या फिर SBI लाइफ जैसे हाई वैल्यूएशन वाले स्टॉक्स आ रहे तो निफ्टी के पी मल्टीपल आपको महंगे होते हुए दिखेंगे। लेकिन अल्टीमेटली ये वक्त के साथ और इंडेक्स की कंपोजिशन के साथ आपको इंडेक्स के पी मल्टीपल्स भी एडजस्ट करने होते हैं। इस वक्त अगर आप निफ्टी के पी मल्टीपल्स के बेसिस पे देखेंगे तो आप ज़िंदगी में कभी खरीद ही नहीं पाएंगे, क्योंकि एक तो वैसे ही 1-2 क्वार्टर इतने ख़राब गए और जाने वाले हैं। उस लिहाज से देखेंगे तो शायद एक एक्सेप्शनल साल को और कुछ एक्सेप्शनल स्टॉक्स के वैल्यूएशन को अलग करके देखना ज़्यादा ठीक होगा। हो सकता है ये हम अपने मन में बहलाने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए कर रहे हो, लेकिन आप और हम होते कौन है? मार्केट सुप्रीम है, मार्केट गॉड है, और मार्केट अगर चाहता है कि इस तरह के वैल्यूएशन के साथ और ऊपर ट्रेड किया जाए और जाए ऊपर, तो फिर ये बात यही है दीप की, अंदाज़ा ये था कि कोरोना के टॉप के साथ मार्केट का बॉटम बनेगा, लेकिन कोरोना के बॉटम के साथ मार्केट का बॉटम होना है और कोरोना के टॉप के साथ मार्केट और टॉप बनाने को तैयार है। 80,000 के आसपास के सिंगल डे के आंकड़े कोरोना के हिंदुस्तान में और दुनिया में सबसे ज़्यादा, मतलब कि दुनिया में किसी देश में कभी 80,000 का आंकड़ा एक दिन में नहीं देखने को मिला जो हमारे यहाँ कल हुआ है। तो ये चिंता की बात तो है ही है, लेकिन वही है कि मार्केट अपनी विजडम में, अपने दिमाग में, अपनी ब्रेन से जिस तरह से तेज़ी में जा रहा है, इस वक्त ये आंकड़े बैक सीट पर है। 80,000 कोरोना पेशेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट अनलॉक 4 है। इंपॉर्टेंट ये है कि हम अब मेट्रो ट्रेन शुरू कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि हम धीमे धीमे बाकी चीज़ों को खोलेंगे, स्कूल कॉलेजेस वगैरह पार्शियली खुलते हुए नजर आएंगे। तो फोकस लाइफ बैक टू नॉर्मल आने पर है, न कि लाइफ की तकलीफों पर है। ये मार्केट का रूल है जिसे आप और हम नहीं बदल सकते, और हमें इसी के साथ एंजॉय करना है। जी दीप। बिल्कुल अनिल जी, तो रहना है इन्हीं संकेतों के साथ, तो पर संकेत काफ़ी पॉजिटिव आ रहे हैं, तो ये एक बड़ी बात है। सर अगर इतने अच्छे संकेत हैं तो फिर जो रेंज निकल कर आती हैं आज के लिए वो कैसी दिख रही हैं?
रेंज दीप संकेत तो वही है, ग्लोबल पॉजिटिव है, एफआईज पॉजिटिव हैं, डीआईज नेगेटिव, वायदा कारोबार के न्यूट्रल, सेंटीमेंट और ट्रेंड पॉजिटिव है। रेंज आज की 11,550 11,600 अब निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। ऊपरी रेंज 11,775 से 11,825 की है। इस रेंज को पार किया तो फिर हम 11,950 12,000 की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे आने वाले दिनों में। बैंक निफ्टी 23,950 24,150 23,950 24,150 आपको दूर दिखेगा यहाँ से 500 पॉइंट, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन है नहीं दीप। जिस तरह से 900 पॉइंट की तेजी बैंक निफ्टी में हुई है, मेरे लिए क्लियर कट है कि मुझे लेवल्स वहीं के नज़र आ रहे हैं, तो ये मेरे लिए एकदम क्लियर कट नीचे का लेवल है। ऊपर 24,950 25,525 माफ़ कीजिएगा 24,950 25,525 ये आपके लिए ऊपर की रेंज है बैंक निफ्टी पर। आज की छोटी रेंज 11,600 11,700 उसके काफ़ी ऊपर खुलने की संभावना है। मीडियम रेंज पर फोकस कीजिए 11,550 11,775 और इसे पार किया तो बड़ी रेंज जो आज की है वो 11,475 से 11,825 की निकल कर आती है, लगभग 350 पॉइंट की। बैंक निफ्टी 24,500 से 24,950। दीप मेरी प्रॉब्लम ये है कि अब मुझे 24,500 600 के ऊपर 25,000 के पहले कोई लेवल मिल नहीं रहा। ये लेवल मेरे लिए नॉन स्टॉप लेवल है, बीच में कहाँ रुकेगा मैं ऐसा नहीं कह रहा कि नहीं रुकेगा बैंक निफ्टी कहीं न कहीं, लेकिन कहाँ रुकेगा वो लेवल न तो मेरे पास है क्योंकि मैं चार्ट्स देखता नहीं, न एफएनओ डेटा में है क्योंकि नई सीरीज की शुरुआत हुई है, सितंबर सीरीज भी नहीं है और वीकली सीरीज भी नहीं है, तो डेटा है ही नहीं मेरे पास। तो मेरे पास जो डेटा पुराने निकल कर आए हैं उस हिसाब से सीधा मेरे लिए रेंज जो ऊपर की निकल कर आती है 24,950 की। मीडियम रेंज 24,150 25,150 और बड़ी रेंज 23,950 से लेकर 25,225 की निकल कर आती है। तो बेसिकली मैं ये सोच रहा हूँ 25,200 ये ऊपर के इस रेंज के आसपास बैंक निफ्टी पहुंचना चाहिए। 25,200 50 पॉइंट 75 पॉइंट इधर उधर गिन लें बस। तो ब्रॉडली ये रेंज है जो अगला नेक्स्ट बैंक निफ्टी का बड़ा टारगेट है और इसलिए हम आपको 500 700 पॉइंट का टारगेट लगातार दे रहे हैं और लगातार बैंक निफ्टी पर राय इसीलिए दे रहे हैं ताकि आप उस ट्रेड को कर सकें, बचा सकें, एक्शन ले सकें। तो ये आपके लिए बैंक निफ्टी की रेंज। आइए अब आपके लिए जो तेजी की पोजीशन है उसके स्टॉप लॉस बता दूं। 11,550 अब इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, जिसे हम बाद में रिवाइज कर लेंगे। 24,000 ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए बैंक निफ्टी पर इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर 24,000 के आसपास का बनता है। शॉर्ट पोजीशन अगर आपकी है तो होनी नहीं चाहिए क्योंकि जिस तरह की क्लोजिंग शुक्रवार को हुई है, शॉर्ट इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों बेसिस पर कट जाने चाहिए। नहीं काटे तो 11,700 के ऊपर खुलने पर काट दीजिए जो कि खुलेगा, तो 11,700 के बाद शॉर्ट रहने की कोई समझदारी है नहीं। और 23,650 ये है बैंक निफ्टी का लेवल। माफ़ कीजिएगा 24,650 23 नहीं 23,000 तो काफ़ी दूर रह गया। आजकल 1000 पॉइंट की गड़बड़ इसलिए हो जाती है कि जिस तरह से तेज़ी से बैंक निफ्टी भाग रहा है। 24,650 शुक्रवार को आपने हाई जो बनाया था 24,611 का बनाया था, वो हाई आप पार करते ही बैंक निफ्टी से शॉर्ट काट लें। 24,650 सेफर साइड पे आप शॉर्ट पोजीशन का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और एक और बात जो दीप बताना चाहता हूँ वो एफआईज की तरफ से नेट लॉन्ग पोजीशन और 2% बढ़कर आई 77%। ये जबरदस्त तेजी की पोजीशन एफआईज की तरफ से। तो एफआईज एक्सट्रीमली बुलिश है भारतीय बाजारों में और पुट कॉल रेशियो 1.64 पर। जी दीप। बिल्कुल, तो एफआईएस की जो पोजीशनिंग है वो एक्सट्रीमली बुलिश है, इसलिए बड़ी रेंजेस निकल कर आ रही हैं और तेजी का ही सेटअप आते हुए दिख रहा है। नई पोजीशंस फिर कैसे बनाएंगे सर इस सेटअप में? खरीदारी करें आप 11,550 के स्टॉप लॉस के साथ। 11,700 चूंकि उसके ऊपर खुलेंगे। अगला टारगेट 11,775 और 11,825 ये दो टारगेट हैं। इस रेंज तक बाजार पहुंचने की कोशिश करेंगे 11,775 11,825। बैंक अच्छा निफ्टी पर मैं आज शॉर्ट पोजीशन दे नहीं रहा दीप, तो मेरी सिर्फ लॉन्ग पोजीशन है देने की राय है क्योंकि शॉर्ट में आप फंसेंगे तो बेहतर ये है। ऑलरेडी मार्केट जिस तरह से पोजीशन है, अगर कोई भी करेक्शन यहाँ से मिलता है 75 100 पॉइंट का तो फिर से खरीदारी का सोचेंगे तो बजाय शॉर्ट करके। और दूसरा ये कि जिस लेवल की तरफ बढ़ रहा है ना वहाँ पर शॉर्ट में स्टॉप लॉसेस बहुत दूर आ रहे हैं। अगर 25-50 पॉइंट ऊपर का स्टॉप लॉस होता तो मैं ज़रूर देता था, लेकिन स्टॉप लॉस भी मेरे बहुत दूर निकल कर आ रहे हैं। 11,825 पर मैं आपको शॉर्ट दूँ और 12,000 का स्टॉप लॉस हो तो मज़ा नहीं है। तो जहाँ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं, इसका मतलब मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि 50-75 पॉइंट निफ्टी करेक्ट नहीं कर सकता, 100% कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन करेक्शन में और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ शॉर्ट पोजीशन बनाने में दोनों में फ़र्क है। एज ए ट्रेडर आपको ये समझ में आना चाहिए कि किस लेवल पे मैं शॉर्ट कर रहा हूँ और क्या वो मेरे काम का है।
करेक्ट। तो इसलिए मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, इसका मतलब ये बिल्कुल भी ना समझें कि हल्का फुल्का नीचे नहीं आ सकता है, लेकिन आपका डायरेक्शन क्लियर है और वो खरीदारी का है, उस पर फोकस कीजिए। बैंक निफ्टी 24,000 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदिए, 24,950, 25,175, 25,225, ये 3 टारगेट हैं जिनके लिए आपको करनी है खरीदारी। यहाँ पर भी मैं शॉर्ट पोजीशन बनाने की राय इसलिए नहीं दे रहा हूँ, वैसे आप चाहें तो 600-700 पॉइंट ऊपर अगर 25,200 के आसपास शॉर्ट करें तो कौन सी बड़ी बात है, कर सकते हैं 100 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ। वहाँ पर देखेंगे अगर वैसा हुआ तो कल के 2000 आज के 2000 में हम देखेंगे कि क्या बैंक निफ्टी में वहाँ पर कहीं शॉर्ट बनकर आता है। तो और अच्छा, एक और चीज़ जो कहना चाहता हूँ कि जो सीधा स्टॉप लॉस में सीधा टारगेट पहला मैंने 24,950 का दिया है, 24,950 का स्टॉप लॉस देने के पीछे रीज़न ये है दीप के बीच में मेरे पास में लेवल्स है नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि नॉन स्टॉप 24,950 ही पहुँच जाएगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ 24,950 पहुँचेगा ज़रूर, ये बात तय है। नॉन स्टॉप पहुँचे या रुक कर पहुँचे, एक आध पड़ाव लेकर कि 24,700 24,800 के आसपास आज एक क्लोजिंग दे दे और फिर 24,950 25,000 कल पार करे, संभव है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन पहुंचना तय है, ये बात साफ दिख रही है डेटा में भी। और जिस तरह की पोजीशंस बनी है तो ये आपके लिए बैंक निफ्टी पर खरीदारी की राय, और यहाँ भी मैं इसलिए शॉर्ट नहीं दे रहा। सेक्टर्स जो पॉजिटिव है, बैंक्स, एनबीएफसी, मेटल्स और सरकारी कंपनियां, ये 4 स्पेस ऐसी है जो मुझे पॉजिटिव नजर आ रही है आज के लिए, यहाँ पर फोकस कीजिए। जी दीप। बिल्कुल, तो ये है आज के लिए सेटअप। तेजी का माहौल है, शॉर्ट पोजीशंस दे नहीं रहे हैं। हाईली स्किल्ड ट्रेडर्स भी अगर चाहें तो बहुत ध्यान से ट्रेड करें, बट वैसे कोई शॉर्ट की रिकमेंडेशन नहीं है। 2 स्टॉक्स ऑलरेडी सर बैन में आ गए हैं, वोडाफोन आइडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा। अभी तो सीरीज का एक ही दिन हुआ था, इन पर नजर रखेंगे। पर आज के जो सेटअप है सर उसके बारे में बताइए, क्योंकि कैश मार्केट्स में एफआईएस की तरफ से लगातार अच्छी खरीदारी होती हुई दिख रही है, हालांकि फ्यूचर्स में भी थोड़े एडजस्टमेंट थे। कैसे देख रहे हैं फंड सेटअप सर? दी पहली बात तो कैश में 1,004 करोड़ की खरीदारी हुई है। लगभग 484 करोड़ की आईसीआईसी सिक्योरिटीज की डील थी, जिसमें आईसीआईसी बैंक ने अपना हिस्सा बेचा था शुक्रवार को। 500 करोड़ राउंड फिगर में गिन लें, और समझिए 500 करोड़ पूरा का पूरा एफआईज ने ही खरीदा हो, मान लो। मुझे नहीं पता है कितना एफआईज का कितना दूसरों का है, लेकिन अगर तब भी 500 करोड़ की खरीदारी एफआईज की कैश मार्केट में, जो कि पॉजिटिव है। घरेलू फंड ने 544 करोड़ का बेचा है, उनका बेचने का रुझान है वो नेगेटिव साइड पर हल्का सा है, वो अब भी है। 350 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स एफआईज ने खरीदे हैं, इनमें दोनों ही है। इंडेक्स में शॉर्ट कवरिंग ज़्यादा हुई है, फ्रेश खरीदारी कम, तो इंडेक्स में शॉर्ट कवरिंग हुई है। स्टॉक्स जरूर 807 करोड़ के एफआईज ने बेचे, तो बड़े दिनों बाद स्टॉक फ्यूचर में थोड़ी एफआईज की तरफ से प्रॉफिट बुकिंग आती है, दिखिए वो एक हल्का सा नेगेटिव तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन हाँ हल्का सा ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग की है। ऑप्शन 1400 करोड़ के एफआईज ने खरीदे हैं, लेकिन ये न्यूट्रल है, क्योंकि इसमें जो खरीदारी हुई है वो पुट और कॉल दोनों में तेजी और मंदी। आप सिर्फ ऑप्शन को 1400 करोड़ की खरीदारी से आप गिनेंगे कि ऑप्शन खरीदे हैं, बहुत अच्छा आंकड़ा है, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर पुट ऑप्शन खरीदते तो अच्छा हुआ ही कि खराब, तो पुट ऑप्शन खरीदना अच्छा नहीं है ना, इसका मतलब क्लियर कट है कि वो हेजिंग करना चाहते हैं। तो जो ऑप्शन के आंकड़े उसमें लगभग बराबर पोजीशन बनी है दीप, तेजी की तरफ की भी। तेजी की पोजीशन कैसे बनती है? कॉल खरीदना और पुट बेचना। मंदी की भी पोजीशन बनी है, कैसे? पुट खरीदना और कॉल बेचना। तो ये दोनों बराबर बैलेंस हैं। तो एफआईज के आंकड़े जो ऑप्शन के हैं, ऑप्शन के आंकड़े उतने पॉजिटिव नहीं। तो मैं पहले आपको बताऊं एफआईज के आंकड़ों में अच्छा क्या है। कैश मार्केट के आंकड़े अच्छे हैं, इंडेक्स फ्यूचर्स हल्के से शॉर्ट कवरिंग किए, वो अच्छा है। खराब क्या है? स्टॉक फ्यूचर्स में 800 करोड़ की बिकवाली, और न्यूट्रल क्या है? ऑप्शन में 1400 करोड़ की खरीदारी, ये न्यूट्रल है, न तेजी न मंदी वाला। तो ये हो गया आपके ऑप्शन के आंकड़े। अब आइए वायदा कारोबार की तरफ। 11,500 पर वीकली सीरीज में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, 28 लाख शेयरों का आपके लिए रॉक बॉटम सपोर्ट हो गया, हालांकि उससे आप 150 पॉइंट ऊपर है। अब आइए वीकली सीरीज में, नेचुरली कल शुक्रवार को पहला दिन था, पोजीशन ज़्यादा है नहीं, तो सीधा अगर कहीं एक रुकावट का लेवल हल्का सा आता है तो वो 11,800 पर आता है, जहां 18 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है। तो 11,800 तक तो फ्री राइड है, ये साफ दिख रहा है। बाद में आगे देखेंगे, वहां से पार करके 11,800 825 को पार किया तो फिर 11,950 12,000 तक जाने की कोशिश हम करेंगे। ओके, अब आइए बैंक निफ्टी। देखिए बैंक निफ्टी में दीप ऐसा है कि 24,500 अब ये इमीडिएट सपोर्ट है, जहां पर 4 लाख शेयर कॉल्स में है। आज इसके ऊपर आप खुलेंगे तो थोड़े कॉल राइटर्स और खरीदारी करेंगे, लेकिन चूंकि सीरीज की शुरुआत है, डेटा कम है, 25,000 पर कॉल्स पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, तो 25,000 के आसपास पहला पड़ाव, पहली रुकावट है, यहाँ से 400-500 पॉइंट ऊपर वहां तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की होगी। तो 24,500 25,000 ये आज की वायदा कारोबार के लिहाज से दिन की ब्रॉड रेंज नजर आती है। इसके पार कहीं निकलेंगे तो फिर थोड़ा और एक्शन बढ़ता हुआ दिखेगा। जी दीप।
बिल्कुल, तो ये है आपके लिए कुछ अहम लेवल्स, यहाँ पर नजर रखिए। एक्शन भरपूर होने वाला है, ये गारंटीड है। चलिए एक्शन को आगे बढ़ाते हैं। हमारी रिसर्च टीम भी हमारे साथ जुड़ रही है ये बताने के लिए कि कौन से स्टॉक्स पर आपको आज नजर रखनी चाहिए। मानसी, पूजा और साथ ही आशीष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मानसी, आपसे शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग, बताइए आज के अहम ट्रिगर्स और कुछ जो पोस्ट मार्केट नतीजे खबरों वाले शेयर्स हैं वो कौन से हैं। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज कैश की कंपनियां सद्भाव इंफ्रा, जीएनएफसी, श्री रेणुका शुगर, भारत डायनेमिक्स, एनएचपीसी, जेके सीमेंट जैसी कंपनियों के नंबर्स पर फोकस रहेगा। इसके अलावा भारतीय इंफ्राटेल पर आज नजर रखें। आपको याद होगा इंडस टावर मर्जर का फैसला जो टला था, इंडस टावर मर्जर पर फैसला आने की आज संभावना है। हालांकि बोर्ड बैठक पर अब तक कोई अनाउंसमेंट नहीं आया, लेकिन क्योंकि आज की डेट दी गई थी तो इस पर नजर रखनी होगी। घाटे में चल रही पीएसयूज को बंद करने पर आज एक विशेष चर्चा होने जा रही है। इससे जुड़ी हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे और साथ ही सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इशू आज दिन के लिए सब्सक्रिप्शन के लिए खुलने जा रहा है। नतीजों की अगर बात करें, वीकेंड के दौरान कई सारे नंबर्स आते दिखे। कैश की भी काफी सारी कंपनियां थी जिनके नंबर्स आए और मेजरली कैश की कंपनियों के नंबर्स में लॉस यानी कि नुकसान कंपनियों को हाथ लगा है। फिलहाल शुरुआत वोकहार्ट से कर लेते हैं। कंपनी के नंबर्स जो हैं ऑपरेशनली वीक देखने को मिल रहे हैं। कंपनी की आय जो है इसमें करीब 18% की गिरावट देखने को मिली है और मुनाफे के फ्रंट पर 760 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिला है। एक्सेप्शनल आइटम जो है 1328 करोड़ की है। कंपनी के नंबर्स कंपेरेबल इसलिए नहीं है क्योंकि लास्ट ईयर बिजनेस सेल डॉक्टर रेड्डीज के साथ कंपनी का होता हुआ दिखा था। खादिम के नतीजों की अगर बात करें, कंपनी की आय जो है 216 करोड़ से 60 करोड़ पर जाती दिखी है और नुकसान 27 करोड़ का कंपनी ने देखा है। राणा शुगर्स कंपनी का नुकसान करीब 2.7 करोड़ का है। कंपनी की आय 275 करोड़ की आती हुई देखने को मिली है। इसी के अलावा फिलेटिक्स इंडिया कंपनी का नुकसान 28 करोड़ का है। कंपनी की आय 697 करोड़ से महज 145 करोड़ रहती हुई देखने को मिली है। रिको ऑटो के भी नतीजे आते हुए दिखे हैं। कंपनी की आय 330 करोड़ से 143 करोड़ रही है और नुकसान जो है 25 करोड़ का कंपनी ने इस बारी झेला है। कोहिनूर फूड्स की अगर बात करें, कंपनी की आय 81 करोड़ से 72 करोड़ जाती दिखी है और कंपनी का नुकसान 68 करोड़ का है। आइनॉक्स विंड कंपनी की आय 260 करोड़ से 97 करोड़ पर रहती हुई देखने को मिली है। साथ ही कंपनी का नुकसान जो है 73 करोड़ का है और 200 करोड़ जुटाने की बोर्ड की मंजूरी मिलती हुई देखने को मिली है। विवीमेड के नतीजे अच्छे रहे हैं क्योंकि कंपनी का मुनाफा बढ़ा है। 27% की बढ़त देखने को मिली है। 10 करोड़ से कंपनी का मुनाफा जो है 12 करोड़ पर जाता हुआ देखने को मिला है। हालांकि आय में 6% की गिरावट हाथ लगी है। मजेस्टिक ऑटो कंपनी के नतीजे कमजोर हैं। कंपनी की आय में 18% की गिरावट है और कंपनी का मुनाफा 23% गिरता हुआ दिखा है। इंडियन ह्यूम पाइप की अगर बात करें, कंपनी के नतीजे कमजोर है। कंपनी की आय 463 करोड़ से 217 करोड़ पर देखने को मिली और मुनाफे से घाटे में कंपनी आती दिखी है। जहां पर कंपनी 20 करोड़ का मुनाफा देख रही थी, अब करीब 6 करोड़ का घाटा कंपनी को देखने को मिला है। टेक्नो इलेक्ट्रिक कंपनी के नतीजे कमजोर है। कंपनी की आय 237 करोड़ से 170 करोड़ तक जाती हुई देखने को मिली है और कंपनी का मुनाफा जो है वो 51 करोड़ से 34 करोड़ पर जाता हुआ देखने को मिला है। बिल्कुल, भरपूर स्टॉक्स हैं एक्शन में और काफी सारे कैश मार्केट्स के नतीजे भी आए हैं जहां पर आपको नजर रखनी है। आइए पूजा से भी जान लेते हैं और कौन से स्टॉक्स पर एक्शन रहेगा। गुड मॉर्निंग पूजा, बताइए। गुड मॉर्निंग दीपांशु। शुरुआत इंडिया बुल्स वेंचर से कर लेते हैं। यहाँ खबर आ रही है कि कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स यानी कि इक्विटी के जरिए कुछ फंड जुटा सकती है। करीब 588 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है और 175 रुपए प्रति शेयर का ये जो इश्यू प्राइस है वो तय हुआ है। करीब 3.36 करोड़ इक्विटी शेयर्स जारी करेगी कंपनी। इसके अलावा एनएमडीसी पर भी आज नजर रखिए क्योंकि यहाँ खबर आ रही है कि सेंट्रल और कर्नाटक सरकार के बीच डोनेमलाई माइंस को लेकर उनके जो रिन्यूअल को लेकर चर्चा की जा रही है। डोनेमलाई माइंस रिन्यू करने पर 22.5% रॉयल्टी देनी होगी और 3 महीनों में ये फैसला होगा। तो एनएमडीसी पर भी आज आप नजर रखिए। आईटीसी आज फोकस में रहेगा क्योंकि यहाँ खबर आ रही है कि 4 सितंबर को बोर्ड की बैठक होगी और 3 सब्सिडरीज को खुद में मर्ज करने पर कंपनी कुछ फैसला ले सकती है। एसबीआई भी फोकस में रहेगा क्योंकि बैंक बोर्ड ब्यूरो का एसबीआई के अगले चेयरमैन का नाम सुझाव के नाम पर जो चर्चा है वो जारी है और यहाँ पर डीके खारा एसबीआई के जो सबसे सीनियर एमडी है उन पर बातचीत चल रही है। हम आपको बता दें कि अक्टूबर में रजनीश कुमार जो कि मौजूदा चेयरमैन है कंपनी के, उनका रिटायरमेंट होने वाला है। तो आज एसबीआई पर भी नजर रहेगी। इसके अलावा बैंक्स और एनबीएफसी पर भी नजर रखिए क्योंकि यहाँ खबर आ रही है कि 30 सितंबर को वित्त मंत्री बैंकर्स और एनबीएफसी के साथ बैठक करेंगी और रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क को लागू करने पर यहाँ पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा ट्यूब इन्वेस्टमेंट और सीजी पावर, इन दोनों स्टॉक्स पर भी नजर रखिए क्योंकि सीजी पावर के लेंडर्स ने ट्यूब इन्वेस्टमेंट के अधिग्रहण को
मंजूरी दे दी है। साउथ इंडियन बैंक भी फोकस में रहेगा। 4 सितंबर को बोर्ड की बैठक होगी जिसमें कि QIP या किसी अन्य माध्यम के जरिए, इसमें फॉरेन बॉन्ड करेंसी भी शामिल है, उसके जरिए भी कंपनी फंड जुटा सकती है। आज तमाम रेलवे स्टॉक्स और IRCTC भी फोकस में रह सकते हैं क्योंकि रेलवे ने घोषणा की कि 2 से 3 सितंबर से 100 से ज़्यादा ट्रेनें चलाने की योजना, ये सोर्सेज के हवाले से खबर आ रही है। वर्तमान में फिलहाल 230 यात्री ट्रेनें चल रही हैं। कोरोना के कारण काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो चुका है रेलवे को, इस वजह से अभी फैसला लिया गया है। RBL बैंक पर भी नज़र रखिए क्योंकि यहाँ पर कंपनी के MD विश्ववीर आहूजा की तरफ से कुछ शेयर्स की बिकवाली हुई है। करीब करीब 38 करोड़ शेयर्स यहाँ पर बेचे गए हैं MD की तरफ से। तो आज RBL बैंक पर भी नज़र रखिए। SIS में प्रमोटर की तरफ से कुछ बिकवाली हुई है। प्रमोटर रविंद्र और ऋतुराज सिन्हा ने खुले बाजार में करीब करीब 0.5% यानी कि 0.56% हिस्सेदारी बेची है। मिनिमम शेयर होल्डिंग्स के जरिए उन्होंने ये फैसला लिया है। इसके अलावा कुछ प्रमोटर एक्शन हुए हैं जहां पर की खरीदारी और बिकवाली देखी गई है। JSW स्टील में लगातार हम देख रहे हैं प्रमोटर्स की तरफ से खरीदारी हो रही है। यहाँ पर JTPA मेटल ट्रेडर्स ने 22 लाख शेयर्स की खरीदारी की है 25 से 26 अगस्त के बीच। शिल्पा मेडिकेयर में प्रमोटर ओम प्रकाश इनानी ने करीब करीब 1.25 लाख शेयर्स की बिकवाली की है 26 से 27 अगस्त के बीच। और डॉक्टर लाल पैथलैब में भी प्रमोटर्स की तरफ से बिकवाली हुई है। डॉक्टर अरविंद लाल ने करीब 1.15 लाख शेयर्स बेचे हैं। 26 अगस्त को प्रमोटर की तरफ से बिकवाली देखने को मिली। भरपूर एक्शन है स्टॉक्स में, काफी सारा आपने प्रमोटर एक्शन भी देखा है, फंड एक्शन भी। चलिए जान लेते हैं आज ब्रोकरेजेस का फोकस किधर है FIR में। गुड मॉर्निंग आशीष, बताइए कौन से रिपोर्ट्स हैं आपके पास? गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज, यहाँ पर 2 ब्रोकरेज हाउस की पॉजिटिव रिपोर्ट्स आई हैं। सबसे पहले CLSA की रिपोर्ट बताता हूँ। यहाँ पर आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 2250 रुपये के लक्ष्य के लिए। 2116 जो है कल शुक्रवार की क्लोजिंग है। और ये कह रहे हैं कि जो फ्यूचर ग्रुप के साथ डील हुई है, इनसे इनका जो रिटेल कारोबार है इसमें मार्केट शेयर 4% बढ़ेगा और बढ़कर करीब 17.8% पर रहने का अनुमान है। और यहाँ पर क्षमता विस्तार से जो जियो मार्ट है वहाँ पर भी एक बेनिफिट देखने को मिलेगा। मॉर्गन स्टैनली ने भी इस डील के बाद रिपोर्ट जारी की है और ये भी पॉजिटिव नजर आ रहा है क्योंकि ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है और लक्ष्य जो है 1801 से बढ़ाकर 2247 रुपये कर दिया है। इसके अलावा बैंकिंग स्टॉक्स पर फोकस रहेगा। PSU दिग्गज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पर मैक्वायरी की एक पॉजिटिव रिपोर्ट आई है जहाँ पर आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है। लक्ष्य जो है 242 से बढ़ाकर 270 कर दिया, 225 जो है शुक्रवार की क्लोजिंग है। और ये कह रहे हैं कि वैल्यूएशन के लिहाज से अगर आप देखें तो स्टॉक काफी सस्ता है। साथ ही जो सब्सिडरीज है यहाँ पर भी डीप वैल्यू नजर आ रही है और पूरे PSU बैंकिंग स्पेस में ये स्टॉक इन्हें सबसे ज्यादा पसंद आ रहे हैं, जिसके चलते लक्ष्य में इन्होंने बढ़ोतरी की है। और आज के लिए आखिरी रिपोर्ट है जुबिलेंट फूडवर्क्स पर, CLSA की रिपोर्ट है जहां पर आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 2095 रुपये के लक्ष्य के लिए। लक्ष्य अगर आप देखें तो करंट मार्केट प्राइस से थोड़ा नीचे का दिया क्योंकि 2170 शुक्रवार की क्लोजिंग है। लेकिन जो ब्रोकरेज हाउस की तरफ से कमेंट्री खासतौर पर अगर आप देखें तो कॉस्ट स्ट्रक्चर को, मार्केट शेयर गेन्स को लेकर और ऑपरेटिंग एफिशिएंसी को लेकर कमेंट्री पॉजिटिव है, लेकिन जो लक्ष्य इन्होंने दिया है वो करंट मार्केट प्राइस से नीचे है। बिल्कुल, तो ये है वो तमाम एक्शन वाली रिपोर्ट्स जिन पर आपको करना है आज फोकस। शुक्रिया आशीष। आइए और अब करते हैं फोकस इस बड़ी डील पर जो वीकेंड पर हुई है फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस इंडस्ट्रीज के बीच में, रिलायंस रिटेल के बीच में। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं वरिंदर बंसल और वरिंदर से जानते हैं इस डील का क्या असर दिखेगा। वरिंदर, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो ये बताएं कि डील किन कंपनियों के लिए अच्छी है, किन के लिए खराब है, किन के लिए न्यूट्रल है, किस किस पर असर पड़ने वाला है और किस तरह से। Good morning, sir. This is my own analysis. Important is कि ये डील ऑनेस्टली रिलायंस को कहीं और ही ले जाएगी, सर। आई थिंक रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए, ऑफ कोर्स रिलायंस रिटेल के लिए ये बहुत ही अच्छी डील है। आई विल एक्सप्लेन यू क्यों। अगर आप फ्यूचर ग्रुप स्टॉक्स देख रहे हो तो स्वैप रेशियो के हिसाब से जो सब बात कर रहे हैं, सारी की सारी कंपनीज, फ्यूचर रिटेल हो, फ्यूचर मार्केट नेटवर्क्स हो, फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन हो, उनके लिए टेक्निकली इज द इम्पोर्टेंट वर्ड, उनके लिए टेक्निकली स्वैप रेशियो के बेसिस पे स्टॉक्स ऊपर हो सकते हैं 1 या 2 दिन के लिए, बट उनका बेस जो है वो हम फ्यूचर एंटरप्राइज मान के चल रहे हैं। तीसरा, फ्यूचर एंटरप्राइज के लिए ये डील अच्छी है, बट अगर आप उस स्टॉक में इन्वेस्टेड हो तो ऑनेस्टली फ्यूचर एंटरप्राइज को बहुत 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 मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ से कोई सस्ती डील नहीं है। जो उनको पैसा दिया गया है 17.5 रुपए दिए गए हैं,
मेरे ख्याल में वो ऑलरेडी इन द प्राइस है, बिकॉज स्टॉक ऑलरेडी 20 रुपए का है। और इम्पोर्टेंटली उसका जो वैल्यूएशन है वो बहुत बहुत महंगा है। आज की डेट में जो नंबर है वो ईवी एबिटा 50 टाइम्स पे है। बैंक्स के लिए आई थिंक आपके चैनल पे भी बात कर रहे थे, एक साई ऑफ रिलीफ होगा, बट आई थिंक मार्केट में ऑलरेडी पहले से 15-20 दिन से मालूम है कि हाँ भी ये डील आने वाला है। तो बहुत सारे स्टॉक्स चाहे वो बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा हो, ऑलरेडी भाग चुके हैं। सो मैंने क्रिस्प पे आपको बता दिया कि किस किस को पॉजिटिव होगा। मेरे हिसाब से रिलायंस रिटेल को बहुत पॉजिटिव है सर। अगर आप बोलो तो मैं आपको डिटेल्स में थोड़े थोड़े दो लाइन में इनका बता सकता हूँ। बिल्कुल। और साथ ही मैं ये जानना भी चाहता हूँ कि बेसिकली स्टॉक्स पर क्या असर पड़ेगा, कौन से स्टॉक्स बढ़ने चाहिए, कौन से घटने चाहिए, किस स्टॉक पर किस तरह से इम्पैक्ट आप देख रहे हैं वो भी बताएं। सर आप देखिए पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज ने क्या किया। अभी 24,700 करोड़ में इसने पूरे का पूरा फ्यूचर ग्रुप का एम्पायर ले लिया। एम्पायर का मतलब है सर आप समझिए कि आज की डेट में रिलायंस के पास कुछ 28.5 मिलियन स्क्वायर फुट जगह है। 28.5 मिलियन स्क्वायर फुट, और रिटेल में ये सबसे जरूरी पैरामीटर है। आज की डेट में फ्यूचर ग्रुप को एक्वायर करने के बाद उसके पास कुछ 52 मिलियन स्क्वायर फीट है। रिलायंस विल बी नाउ 2.5 टाइम्स ऑफ डीमार्ट। आप ये समझिए, रिलायंस का रेवेन्यू आफ्टर दिस एक्विजिशन विल मूव अप बाय, मगर रिलायंस रिटेल की बात कर रहा हूँ, बाय 25-30% उसका रेवेन्यू ऊपर चल जाएगा। जो बात कर रहे हैं कि FY20 में जो एसेट्स रिलायंस रिटेल ने एक्वायर किए हैं फ्यूचर ग्रुप से, उसका एबिटा कम से कम 2200-2300 करोड़ रुपया है। तो सर रिलायंस ने ये पूरी की पूरी एसेट अराउंड 10 और 11 टाइम्स और 12 टाइम्स ईवी एबिटा पे एक्वायर कर ली है, विच इज वेरी चीप इन दिस एनवायरमेंट। आप समझिए सर, मगर रिलायंस ने वो कर दिया है कि उसको कम से कम 10, मगर आप सोचिए ना सर, उसका बेस अराउंड 30 मिलियन स्क्वायर फुट है। इसको एक्वायर करने के बाद वो ऑलमोस्ट 52 मिलियन स्क्वायर फीट बन गया है। तो उसने जो काम अपनी हिस्ट्री में किया था लास्ट 10, 15, 20 साल में रिलायंस रिटेल को सेटअप करने में, वो एक डील में उसने ऑलमोस्ट डबल अपना रीच कर लिया इंडिया में। 30% ऑफ ऑर्गेनाइज्ड रिटेल मार्केट कर लिया है। सो आई थिंक फॉर रिलायंस के लिए पीपल आर एस्टिमेटिंग कि 40 रुपए 50 रुपए ईपीएस एक्रेटिव हो सकता है। बट एज ए सेड कि अगर आज उसने 10-11 टाइम पे ये एक्विजिशन की है तो उसको 20 टाइम ईवी एबिटा मिल जाएगा उस वैल्यूएशन का। आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड इन नेक्स्ट फ्यू इयर्स। सो फॉर मी रिलायंस इज अ थम्स अप। सेकंड, एफईएल पे समझना जरूरी है सर फ्यूचर एंटरप्राइज पे, बिकॉज सारी की सारी जो स्वैप रेशियोज है ना वो एफईएल पे बेस्ड है। अगर एफईएल ऊपर गया तो आपको ठीक है, उस तरीके से स्वैप रेशियोज ऊपर हो जाएंगी। अगर एफईएल नीचे गया तो सारी की सारी जो कैलकुलेशन सब लोग कर रहे हैं वो सब नीचे आ जाएंगी। सर फ्यूचर एंटरप्राइज में अभी क्या हो जाएगा, सारी की सारी कंपनीज मर्ज हो जाएंगी फ्यूचर एंटरप्राइज में, फिर वहां से डीमर्जर होगा जो एसेट्स रिलायंस रिटेल को जाएंगी, और फिर सिर्फ 4 धंधे रहेंगे फ्यूचर एंटरप्राइज लिमिटेड में जो बियानी जी संभालेंगे। अभी फ्यूचर एंटरप्राइज का आपको बता दूं सर कि उसके पास कुछ आज की डेट में कुछ 45.5 करोड़ शेयर है। 45.5 करोड़ शेयर आफ्टर गिविंग अवे शेयर्स टू एवरीवन, जो फ्यूचर रिटेल, फ्यूचर कंज्यूमर, फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन, दो और कंपनीज को, सर उसका इक्विटी बेस को 1250 करोड़ शेयर हो जाएगा। 1250 करोड़ शेयर, इसका मतलब है कि वो 1200 करोड़ का प्रॉफिट करेगा तो 1 रुपया ईपीएस आएगा। तो डायल्यूशन इस केस में कम से कम 97-98% इतना बड़ा डायल्यूशन हो रहा है इक्विटी का, विच इज मैसिव मतलब बहुत मैसिव। सो एक तो वो मेरे लिए ऑनेस्टली थोड़ा सा हल्का पॉइंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर कि उसने 2020 में जो नंबर किए हैं 7,300 करोड़ का सेल्स किया और कुछ 430-435 करोड़ का एबिटा किया। अगर मैं 2020 के नंबर पे कैलकुलेट करता हूं सर, तो उसको ईवी बाय एबिटा जो आज डील का वैल्यू है, जो प्राइस चल रहा है, इट इज 50 टाइम सर, 50 टाइम टाइटन ट्रेंड उससे सस्ता ट्रेड कर रहा है। डीमार्ट 60 टाइम पे ट्रेड कर रहा है। सो आई डोंट अंडरस्टैंड उसको 50 टाइम का जो मल्टीपल मेरे हिसाब से एक्सेसिव है। एज ए सेड कि अगर रिलायंस ने 17.5 रुपए दिए हैं और उसका भाव 20 रुपए ऑलरेडी है, सो अगेन आई डोंट सी लॉट ऑफ रूम फॉर द कंपनी टू गो अप। डायल्यूशन इज वेरी बैड। सो मेरे ख्याल में एफईएल में कोई अपसाइड नहीं होना चाहिए राइट नाउ। अगर वो 2-3 चीजें कर देते हैं जो बियानी जी बोल रहे हैं कि मैं इंश्योरेंस बिजनेस भेज दूंगा, 4-5 हजार करोड़ वहां से आ जाएगा हमें, या हमारे जो लैंड एसेट्स थोड़ी सी पड़ी है उनको बेच दूंगा, तो उससे वो डेट फ्री हो सकता है। बट एफईएल में आज की डेट में भी 2300-2400 करोड़ का डेट है ऑलरेडी। अगर आप बोलो तो मैं आपको दूसरी कंपनीज का बताता हूँ सर। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज क्वेश्चंस पूछ लीजिए एफईएल के बारे में या रिलायंस के बारे में। नहीं, मेरा सवाल वही है कि स्टॉक्स के लिहाज से तो आप कह ही रहे हैं कि स्टॉक्स में
रिलायंस के लिए पॉजिटिव है, रिलायंस और एफईएल के लिए साफ साफ नेगेटिव है, राइट? यस सर, यस बिल्कुल। यस। तो बिल्कुल नहीं, क्लियर है एकदम, आपके ओपिनियन, एडवाइस, विश्लेषण एकदम साफ साफ है। तो यहाँ पर जो वरिंदर कह रहे हैं वो क्लियर कट है कि रिलायंस रिटेल के लिए ये बेहद पॉजिटिव है और फ्यूचर एंटरप्राइजेस के लिए प्राइस के लिहाज से नेगेटिव है, और इक्विटी डाइल्यूशन जो हो रहा है वो बहुत बड़ा है। तो ऐसे में फ्यूचर एंटरप्राइजेस में बने रहने में कोई समझदारी नहीं है आपके लिए, और बाकी स्टॉक्स थोड़े बहुत ऊपर का मुंह दिखा सकते हैं, लेकिन बाद में जी सर, और जो बाकी सारी कंपनीज है ना, चाहे फ्यूचर रिटेल हुआ, फ्यूचर कंज्यूमर हुआ, जो सारी की सारी कंपनीज हम बात कर रहे हैं ना स्वैप रेशियो के हिसाब से, आई पर्सनली थिंक कि डोंट बी टू मच एक्साइटेड अबाउट दैट। स्वैप रेशियो इज डिपेंडेंट ऑन द टेक्निकल फैक्टर वेयर एफईएल विल बी। सो आपको नहीं पता कि एफईएल कल अगले हफ्ते में 10 दिन में नीचे चला जाए 10-20%, तो आपका सारा का सारा स्वैप रेशियो चेंज हो जाएगा। दूसरा, इस डील को कंज्यूमेट होने में कम से कम 6-7 महीने लगेंगे। सो ये डील स्वैप रेशियो आपको एक दिन के लिए देखना नहीं चाहिए। ये जो एडजस्टमेंट होगा, चाहे ऊपर होगा, नीचे होगा, किस तरीके से होगा, इट विल टेक इट 6-8 मंथ्स, बिकॉज आज की डेट में उसको एक्सचेंज का अप्रूवल, एनसीएलटी का अप्रूवल, सीसीए का अप्रूवल आना बाकी है सब चीजों के लिए। सो अ लॉट ऑफ थिंग्स मूव अप एंड डाउन। सो हो सकता है 1 या 2 दिन के लिए मस्ती हो, बट आप थोड़ा सा सावधान रहिए। बट इस डील में जो पैसा कमाएगा सर, जो बैलेंस शीट पे एसेट्स लेके आएगा, जो P&L में प्रॉफिट करेगा, इस केस में एक ही आदमी है सर, वो है रिलायंस। और दूसरा, बैंक्स को सर, अगर पीपल गेट वेरी एक्साइटेड टुडे, प्लीज ऑल्सो सी कि हाउ मच हेयर कट दोज बैंक्स आर गेटिंग, बिकॉज इस डील में नॉर्मली हमने देखा है कि हिस्ट्री में कि उनको 30-40-50% का हेयर कट मिलता ही मिलता है। तो प्लीज वो पॉइंट बहुत ध्यान देने लायक है, कि हेयर कट कितना मिलेगा, उसके बाद आप असेसमेंट कीजिए अपना। नहीं, बिल्कुल वो तो हमारा क्लियर कट कॉल है कि एफईएल अगर आज नीचे का सर्किट लगे और नीचे खुल जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बाकी स्टॉक्स जो ऊपर बढ़ेंगे वहाँ पर आपको जब जैसे निकलना है वो ध्यान में रखिए, और रेशियो को आप जो भी प्राइस फ्यूचर एंटरप्राइजेस का मूव होता है नीचे की तरफ, उस हिसाब से रेशियो को रिवाइज करते चले, ये ज़्यादा बढ़िया होगा। रिलायंस रिटेल के लिए पॉजिटिव है, ये लगातार हम कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वरिंदर पूरे एनालिसिस के लिए। और आइए अब शुरुआत करते हैं आज की पिक ऑफ द डे के साथ। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, चलिए चलते हैं उनके पास। वागले साहब, सुप्रभात, करें शुरुआत। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। आज के लिए मेरा बाय कॉल है कोटक बैंक पे। फ्राइडे को भी हमने इस पे कॉल दिया था। जिस तरह से स्टॉक उभर कर आया है, एक वीकली स्विंग हाई ब्रेक किया है, अच्छा पैटर्न है, प्राइस और वॉल्यूम्स ब्रेकआउट है, तो मुझे लगता है आज के दिन में भी ये चलना चाहिए। 1450 का मेरा स्टॉप लॉस होगा, 1510 का मेरा टारगेट होगा। 1450 स्टॉप लॉस, 1510 का टारगेट। ओके, कुणाल जी गुड मॉर्निंग सर, आपका स्टॉक? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, सबसे पहले एक बिना मांगे एक राय दे देता हूँ रिलायंस पर। तो अनिल जी, मेरी खरीदारी की राय है, रिलायंस में कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आज आपको देखने को मिलेगा, और मेरी राय में 2116 जो कि कल की बंदी का भाव है, उसी के आसपास स्टॉप लॉस रख करके बाय करना चाहिए। रिलायंस मुझे लगता है अनिल जी 2350 के लेवल्स दिखाएगा और उसके भी परे जाने की क्षमता है। तो एक पेनेंट पैटर्न का ब्रेकआउट रिलायंस में होता हुआ दिख रहा है, तो वहां मेरी खरीदारी की राय है। और उसके अलावा अनिल जी, आज का पिक ऑफ द डे है बजाज फाइनेंस, जिसमें हमने कल के ट्रेड में यानी कि शुक्रवार को भी एक अच्छा मूव देखा था। लास्ट में निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी हुई थी। मेरी राय में बाय करके चलें, 3580 पर स्टॉप लॉस रख लें, 3800 रुपए का टारगेट है। ओके, 3580 का स्टॉप लॉस, 3800 का टारगेट। आइए शुभम अग्रवाल हमारे साथ है। शुभम जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी। इनफैक्ट मेरा भी कॉल बजाज फाइनेंस पे था, लेकिन कुणाल जी ने अभी बात किया है तो मैं एक दूसरा स्टॉक ऐड करता हूँ। तो मुझे लगता है कि इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में एक अच्छा यहाँ पे ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है, और डेरिवेटिव डेटा में कुछ समय से लॉन्ग एंड रनिंग का साइकिल यहाँ पे चलता जा रहा है। तो मुझे लगता है ये जो रैली हम इन सभी सेक्टर्स में देख रहे हैं, वहाँ पे थोड़ा ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से एटलीस्ट, और यहाँ पे रैली एक्सटेंड होता हुआ दिखना चाहिए। तो इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस का 230 का स्ट्राइक का अगर हम कॉल ऑप्शन देखें तो 17.50 का क्लोजिंग प्राइस है, उसको खरीद के चले। यहाँ पे टारगेट होगा 24 रुपए का, और 13.50 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ओके, 1750, ये कौन सा वाला कॉल ऑप्शन खरीदना है इंडिया बुल्स का? 230 के स्ट्राइक का अनिल जी कॉल ऑप्शन।
ओके 230 का कॉल ऑप्शन खरीदिए। सुमित जी गुड मॉर्निंग सर, बताएं आपका स्टॉक। गुड मॉर्निंग अनिल जी। मार्केट के अंदर इस हफ्ते एक अच्छा तेजी देखने को मिलना चाहिए। बैंक निफ्टी, बैंकिंग स्टॉक्स, फाइनेंशियल स्टॉक्स, एनबीएफसीज, इन सब में एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिलना चाहिए। तो यहाँ पे जो पिक ऑफ द डे के तौर पे जो स्टॉक आया है वो है उज्जीवन। 265-266 के आसपास इसके अंदर खरीदारी बनती है। उज्जीवन यहाँ से लगता है कि एक अच्छा अपसाइड मूव दिखाने को तैयार है। फ्राइडे के सेशन में स्टॉक ने 200 डीएमए लेवल्स तोड़े हैं। आज फ्राइडे का हाई जैसे ही ब्रेक करेगा तो उसके बाद स्टॉक में मोमेंटम और बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। फिर ऊपर में 280 रुपए से लेकर 300 रुपए तक का अपसाइड मूव उज्जीवन के अंदर देखने को मिल सकता है। नीचे में 255-256 का सपोर्ट है तो वो स्टॉप लॉस होगा 280 से 300 के टारगेट्स के लिए। ओके बंसल जी गुड मॉर्निंग सर, बताइए आपने कौन सा स्टॉक चुना है आज। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी मेरा तो थोड़ा बोल्ड कॉल है। मेरा अनिल जी बिकवाली की राय है। प्रश्न ये नहीं होना चाहिए था कि क्या चुना है। मेरे को तो अनिल जी डर लग रहा है सब कुछ सुनने के बाद, बट मैं उसी के साथ स्टिक करूंगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर के अंदर एक नेगेटिव क्रॉसओवर लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर्स पर देखने को मिला था, तो लीवर पर बिकवाली की राय है। 8188 2188 का स्टॉप लॉस है। 2098 के टारगेट के लिए हिंदुस्तान यूनिलीवर को बेचने की राय है। डर किस बात का लग रहा है, किससे लग रहा है? वीकेंड पे ऐसा क्या हुआ बंसल जी जिससे आप डर गए? अनिल जी वीकेंड पे नहीं हुआ। एक्चुअली क्या है, देखिए जब से कोरोना काल आया ना, पहले तो क्या था जब कोरोना नहीं था तो स्टूडियो में 8 बजे से आपकी कमेंट्री सुनते थे। तो आज बाय चांस टीम जी बिजनेस की बैकएंड टीम ने मुझे सुबह जल्दी कनेक्ट कर दिया। तो पहले तो पूरी कमेंट्री अनिल जी आपकी सुनी मैंने। पूरी मार्केट अनिल जी तेजी में लगती है और आपने पूरा सही विश्लेषण दिया, बट मैं थोड़ा सा अलग खड़ा हूँ पिक ऑफ द डे के अंदर, इसलिए थोड़ा सा डर लग रहा है। बट मैं उसी के साथ रहूंगा, बिकवाली की राय है लीवर पर। ना बेचना खरीदना तो वो ठीक है। अगर चार्ट्स पे शॉर्ट कॉल आ रहे हैं बिल्कुल देना ही चाहिए, उसमें कोई सवाल ही नहीं है। डर मत रखिए, डर के आगे जीत है। बाकी तो देखिए जो होना होगा ऊपर वाले के हाथ में, चिंता बिल्कुल ना करें बंसल जी। लाल टाई आपने पहनी है, देखते हैं बाजार उसका कितना सम्मान करता है, थोड़ी देर में पता चलेगा। आइए जय से पूछते हैं उनकी पिक ऑफ द डे। जय बताएं। गुड मॉर्निंग टू यू अनिल जी, गुड मॉर्निंग टू यू दीपांशु। अनिल जी अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ सिलेक्टिव पीएसयू बैंक्स में तेजी कंटिन्यू रहेगी। एंड आई थिंक कि लास्ट वीक में मैं बहुत ही बढ़िया मूव बैंकिंग स्टॉक्स में खास कर पीएसयू में भी आता हुआ नजर आया, जो फाइनली काफी टाइम से एक डाउन ट्रेंड में था। पंजाब नेशनल बैंक अनिल जी मुझे ऐसा लग रहा है ये खरीद कर चलना चाहिए। 3730 के आसपास का क्लोजिंग है। 39 का पहला टारगेट, 40 का दूसरा टारगेट पिक ऑफ द डे पॉइंट ऑफ व्यू। एंड यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे 36 रुपए का। बहुत ही बढ़िया साइडवेज कंसोलिडेशन में से ब्रेकआउट एनर्जी है एंड इंडिकेटर्स भी काफी क्लियर बाय क्रॉसओवर दे चुके हैं। तो पंजाब नेशनल बैंक पिक ऑफ द डे है। ओके पीएनबी खरीदने की राय जय की तरफ से आती हुई। आइए जैन साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। 9:30 बजे तो अपनी बेहतरीन पिक्स देंगे ही, वो अलग होगी, लेकिन इस वक्त पिक ऑफ द डे जैन साहब बताएं। यस वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। पिक ऑफ द डे के तौर पे मैं स्पार्क जनरली मैं देता नहीं हूं, बट मुझे ऐसा लगता है कि फार्मा स्टॉक्स में काफी माहौल बनना चाहिए। स्पार्क में बहुत पहले 2014-15 में दिया करता था, फिर बाद में फंडामेंटल्स में बहुत चेंजेस नहीं आते थे तो कम दे रहे थे, बट फिर मुझे लगा कि ये सिंजिन स्पार्क ये अलग टाइप की कंपनियां, तो स्पार्क कैन गिव अ वेरी गुड स्पार्क। और सुमित जी तो सैटेलाइट के तौर पे इसको छोड़े हुए है ही है। और दूसरा नाम इंडिया, देखिए मैंने जो फ्राइडे को वीकेंड शो करते हैं उसमें मैंने लॉन्ग टर्म पिक दी थी HDFC AMC, और दूसरी जो लिस्टेड स्पेस इसी स्पेस में है AMC स्पेस में वो है नाम इंडिया। मुझे दोनों स्टॉक्स अच्छे लगते हैं, सो सर्टेनली नाम इंडिया एंड स्पार्क विल बी माय पिक ऑफ द डे। ओके निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट यानी कि नाम इंडिया, यहाँ पर खरीदारी करें। और आज रिजल्ट डायरी में जो आपको नया और एक्सक्लूसिव शो देखने को मिला उसमें भी इन्वेस्टमेंट पिक के तौर पर कुशल ने आपको नाम इंडिया खरीदने की राय दी थी, तो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से यह है बेहतरीन स्टॉक। चलिए ये है आपके लिए अब तक की पिक्स।